मैं 20 साल की और वो 40 साल का, लेकिन मेरे माँ बाप तो ऐसे समझ रहे थे कि जैसे मेरे लिए कोई शहजादे का रिश्ता आया है। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी उससे कर दी। मेरे पति का नाम अरमान था और वह कोई खास अमीर नहीं था। बस उसका एक मेडिकल चलता था। मैं करती क्या ना करती, उसी को अपना पति को कबूल करना पड़ा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। उसके 2 लड़के और एक छोटी लड़की थी। मैंने फैसला कर लिया था, मुझे अपने पति को हाथ में रखना है ताकि वह मेरे काबू में रहे। मैं कोशिश करती थी कि मेरा पति अपने बच्चों के साथ कम से कम वक्त गुजारे। मैं उसके बच्चों को उसके उठने से पहले ही स्कूल भेज देती और शाम को उसके आने से पहले ही जल्दी सोने को कह देती। उसके बच्चों को मैंने इस तरह अपने काबू में किया था कि वह सांस भी मेरी मर्जी से लेते थे। 3 बच्चों के बावजूद मेरा पति भरपूर जवान था। वह रोज रात को बादाम और दूध पीता था और कहता था कि इससे जिस्म में ताकत बढ़ती है। मेरी जब शादी हुई थी तो उसकी सबसे छोटी बेटी 1 साल की थी और मजबूरन मुझे ही उसको पालना पड़ा था। लेकिन शुक्र है बेटे उसके बड़े थे। मैं दिन गिन गिन कर अपने प्रेग्नेंट होने का इंतजार करने लगी, लेकिन जाने मेरे किस्मत में क्या लिखा था। मैं जितनी ख्वाहिश करती अपने औलाद की, उतनी ही देर होने लगी। शादी को 5 साल गुजर गए और इस दौरान मैं सिर्फ उसके बच्चों को पालने में ही लगी रही। 2 साल बाद मालूम हुआ कि मैं तो बांझ हूँ और मैं औलाद नहीं पैदा कर सकती। उस दिन के बाद से तो मैं जैसे मायूस हो गई कि इस घर और मेडिकल स्टोर के वारिस उसके ही बेटे होंगे। 2-3 साल और गुजर गए। मेरे पति के दोनों बेटों को उसने बाहर भिजवा दिया। मेरे पति की बेटी अब 15 साल की हो गई थी और उसने हाई स्कूल कर लिया था। मेरे पति का इरादा था कि वह अपने बेटी को डॉक्टर बनाएगा और मैंने भी उसके हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि जब से मुझे मालूम हुआ था कि मैं माँ नहीं बन सकती तो तब से मैंने उसके बच्चों से प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में मेरे पति का ही हाथ था। उस दिन शायद वह अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैं घर से बाहर थी और ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं रुक गई। वो कह रहा था कि मारियम मेरे बेटे के लिए शॉपिंग करने बाहर गई है। हाँ यार, उसने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। अगर उसकी अपनी औलाद हो जाती तब वह सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसीलिए तो मैं उसे लगातार गोलियां खिला रहा था कि वह पेट से ना हो। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने उसे देखा जो अपने दोस्त से हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसने ही मुझे औलाद से महरूम रखा। मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 10-12 साल का साथ सिर्फ एक धोखा था। मैंने उसे सजा देने का फैसला कर लिया। मैंने उसके बड़े बेटे को फोन करके कहा कि अपने बाप को वहां बुला लो, तुम्हारा काम करने में मदद करेगा। मैंने इस तरह कहा कि बेटा उसका राजी हो गया और उसने अपने बाप को खुद राजी कर लिया। 2-4 माह के अंदर अंदर मेरा पति बाहर चला गया। अब घर में मैं और मेरे पति की बेटी रह गई थी। मैंने अपने पति से बदला लेने के लिए उसकी 16 साल की बेटी की शादी किसी बुढ़े से करवाने को सोचा। यही तरीका था जिससे उसके दिल पर चोट लगती जैसे मेरे दिल पर लगी थी। मैंने जबरदस्ती उसकी शादी एक 50 साल के बूढ़े से करवा दी, लेकिन उसमें मेरा भी फायदा था क्योंकि वह बहुत अमीर था और उसने मुझे उस शादी के लिए 5 लाख रुपये देते। मैंने सोच लिया था कि उस बुढ़े के जवान बीबी से खूब सारी दौलत इकट्ठा कर लूंगी। 50 साल की उम्र में वह अच्छी खासी सेहतमंद था। जब वह रिश्ता देखने के लिए आया तो मैंने उससे कहा कि बड़े मियाँ, तुम्हारी तो अच्छी खासी सेहत है, क्या खाते हो? कहने लगा कि छोड़ो, उस राज को खानदानी राज है, नहीं बता सकता। मैंने उससे कहा कि मैं तुम लोगों के साथ ही कोठी में रहूंगी, क्योंकि मेरा भी दिल था कि कुछ ऐसी अमीरों वाली जिंदगी गुजार कर देखूं। मेरे पति की बेटी 16 साल की थी और बहुत ही मासूम थी। उसने चुपचाप शादी कर ली और मेरे कहने पर किसी को भी न बताया, न अपने बाप को न अपने भाइयों को। उनकी शादी की पहली रात ही मैं चौंक गई, क्योंकि वह 50 साल का बुढ़ा कमरे में जाने के बजाय चोरी चोरी किचन में जा रहा था। मैं भी हैरानी से उसके पीछे गई और चोरी चोरी उसे देखने लगी। मैं तो बहुत हैरान हो गई। लोग शादी की रात दूध पीते हैं और वह तो लस्सी पी रहा था। यह हैरान कर देने वाली बात थी। लस्सी पीकर वह अपने कमरे में चला गया। उस 50 साल के बुढ़े का कोई रिश्तेदार नहीं था। एक दूर के रिश्तेदार थे और वह भी सिर्फ शादी में ही नजर आया था और बाद में गायब हो गया था। उसका लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चौंका देने वाली बात जरूर थी, क्योंकि वह रोजाना अपनी जवान और कम उम्र बीबी के पास जाने से पहले लस्सी जरूर पीता था। एक दिन मैंने उसको लस्सी का गिलास पेश किया तो कहने लगा, सासू माँ, मैं लस्सी नहीं पीता। मुझे उसके इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया।
मगर मैं बर्दाश्त कर गई। मुझसे वह उम्र में बहुत बड़ा था और मुझे ऐसे बुला रहा था जैसे वह छोटा हो। अगर उसे लस्सी पसंद नहीं थी तो रोज रात को जवान बीबी के कमरे में जाने से पहले लस्सी क्यों पीता था? यह सवाल मुझे चैन लेने नहीं देता था। एक दिन मैंने छुप कर देखा तो उस लस्सी में एक खास दवा मिलाई थी और उस लस्सी को घटाघट पी गया। मगर मैं नोट कर रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वह तो और जवान होने लगा था। कहाँ उसकी झुर्रियाँ और चिपके हुए गाल, लेकिन अब तो वह नई नवेली दुल्हन के साथ सैर पर निकला होता था। यह जानने के लिए मैंने उसके पुराने नौकर को पैसे देकर पूछा तो उसका जवाब सुनकर मैं और उलझ गई। कहने लगा, यह सारा कमाल उस लस्सी का है जो रोज रात में पीते हैं। जब भी मालिक नई शादी करते हैं तो वह रोज लस्सी पीकर उस कमरे में जाते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे मालिक को मैंने लस्सी में कुछ मिलाते भी देखा था, वो क्या खास चीज लाता है? तो वह सोचते हुए कहने लगी, माँ जी देखा तो मैंने भी कई बार है कि मालिक लस्सी में कुछ मिलाकर पीते हैं, लेकिन मैं नौकर हूँ, पूछने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है ताकत की कोई दवा होगी। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था जो वह नौकरानी कह रही थी कि हो सकता हो 50 साल का बुढ़ा अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा हो। लेकिन जाने क्यों मुझे यह बार बार याद आ रहा था कि कुछ और मामला है। मेरी सौतेली बेटी भी इस शादी पर ऐसे खुश थी जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। अपने 50 साल के पति के साथ हाथों में हाथ पकड़कर ऐसे घूम रही होती। अब वक्त आ गया था कि मैं उसके बाप को फोन करके बता दूं कि उसकी बेटी ने घर से भागकर एक 50 साल के बुढ़े के साथ शादी कर ली है। मैंने अपने प्लान पर काम करने के लिए सोचा, तभी मेरी सौतेली बेटी सोने का हार लिए मेरे कमरे में चली आई और आकर कहने लगी, अगर आप पापा को बताएंगे तो वह आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मगर मैं अब अपने पति के साथ ही खुश हूँ। नहीं बताना उन्हें, जब वह वापस आएंगे तो देखा जाएगा। मैंने भी सोने के हार की लालच में आकर मोबाइल एक तरफ रख दिया था और सोचा कि यह शादी मैंने अपने मतलब के लिए कराई थी। रात को फिर से मैंने उस बुड्ढे को लस्सी पीते हुए देखा। मुझे नौकर की बात याद आ गई। कहीं हो सकता है खुद को जवान रखने के लिए कोई दवा का इस्तेमाल करता हो। अगर ऐसा था तो गलत था। मैंने तो अपनी सौतेली बेटी की शादी इस 50 साल के बुढ़े से इसलिए करवाई थी ताकि वह भी ऐसे ही औलाद के लिए तरसे जैसे मैं तरसती हूँ। लेकिन उस बुढ़े को देखकर लग रहा था कि जैसे इस शादी ने इस पर एक अलग ही प्यार और खुमार चढ़ा दिया है और यह सब उस लस्सी का कमाल लग रहा था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मुझे कुछ भी करके उस लस्सी तक पहुंचना था ताकि अगर कुछ हो तो मैं उसे वक्त पर जवाब दे सकूं। मैंने अपने सौतेली बेटी को कहा कि रोजाना अपने शौहर को दूध का गिलास दिया करो। अगर इस उम्र में वह कुछ और पिएगा तो खतरनाक साबित हो सकता है। वह मासूम लड़की मुझसे पूछने लगी, कुछ और क्या मतलब, क्या नहीं पीना चाहिए? इससे पहले मैं जवाब देती तभी मेरी नज़र उसके बेड पर रखी हुई कुछ चीज़ों पर पड़ी। ब्रांडेड कपड़े, जूते और मेकअप तक। मैंने भी जिंदगी में इससे पहले इतनी महंगी चीज़ें कभी नहीं देखी थी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि जितना हो सके अपने पति से दूर रहो और जितना सामान समेट सकती हो समेट लो। बल्कि अभी मैं यह करती हूँ कि तुम्हारा सारा सामान समेट देती हूँ। मैंने उसका सारा सामान सेट करने के बहाने कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन मुझे वह पुड़िया कहीं ना मिली जो वह बुढ़ा अपने लस्सी में मिलाकर पीता था। नौकर ने बताया था कि वह अपना लस्सी खुद बनाता है, किसी को पास नहीं आने देता। नौकर ने बताया था कि अब आप देखिएगा साहब कितनी जल्दी औलाद वाले होंगे। पहले भी ऐसा ही होता आया है। यह बात सुनकर तो मैं घबरा गई। उसकी औलाद नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए तो सौतेली बेटी की शादी इतने बड़े घर में करवाई थी जो औलाद पैदा करने की सलाहियत ही न रखता हो। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। वह तो औलाद पैदा करने के चक्कर में था। मैंने खुद पता करने को सोचा और एक दिन उससे पूछ ही लिया, क्या लस्सी पीने का बहुत शौक है? कहने लगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं लस्सी नहीं पीता। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने कहा, झूठ क्यों बोलते हो? कई बार मैंने तुम्हें लस्सी पीते हुए देखा है। तुम रोज अपने कमरे में जाने से पहले लस्सी का गिलास पीते हो। आप जल्दी से बताओ कि यह क्या चक्कर है? कहने लगा, चक्कर तो कोई नहीं है। मुझे दिन में लस्सी पीना पसंद नहीं है। रात को मैं बहुत शौक से पीता हूँ। लेकिन रोजाना क्यों पीते हो? मेरे सवाल का जवाब ना दिया और उसने ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता तो इसलिए लस्सी पी लेता हूँ। ये कहकर वो चला गया। अभी तो मैंने सिर्फ लस्सी के लिए ही पूछा था और वह इतना घबरा गया जैसे मैंने कोई उसकी चोरी पकड़ ली हो। अगर मैंने उससे उस पुड़िया के बारे में पूछ लेना था तो शायद वह बेहोश ही हो जाना था कि मैं उसके बारे में इतना जान गई हूँ। लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी।
लेकिन उसका यह रवैया बहुत सवाल खड़े कर रहा था। मेरे जहन में अगली रात की बात याद है। उसके आने से पहले ही मैं किचन में पहले से ही मौजूद थी। मुझे देखकर वो चौंक गया, जैसे उसे यकीन न हो कि मैं इतनी रात को यहाँ मौजूद होंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना दूं? तो वो कहने लगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद बना सकता हूँ। मैं बुदबुदाते हुए बाहर आ गई। मैंने उसके बीबी से कहा कि तुम अपने शौहर के लिए खुद लस्सी बनाया करो। तो वो कहने लगी कि मैंने तो कई दफा कहा है, लेकिन वह खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं, मैं खुद बना लूंगा। कभी कभी तो मेरे लिए भी बना कर ले आते हैं। कुछ दिनों से मैं यह नोट कर रही थी कि मेरी सौतेली बेटी के बाहर के चक्कर कुछ ज्यादा ही लगने लगे हैं। उसके भी पर निकल आए थे। पहले तो मैंने यही सोचा था कि बाप से बदला लूं कि देखा तुमने अपने से छोटी लड़की के साथ शादी करके उसको औलाद से मरहूम रखा था। अब देखो तुम्हारी अपनी बेटी अपने उम्र से दोगुने आदमी के साथ ब्याह गई है। मैंने यही सब करने को सोचा था, लेकिन इस बुढ़े के पास इतनी दौलत होगी मेरे तो गुमान में भी नहीं था, और अब मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा था। मैंने सौतेली बेटी से कहा कि किसी भी तरह से इससे दौलत निकलवाएं। आखिर वह मेरे हाथ से निकल जाती तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। उस लड़की को समझदार करने से पहले अपना मकसद हासिल करना जरूरी था, और इसके लिए सबसे पहले वो 50 साल बुढ़े की जादुई लस्सी बंद करवानी चाहिए थी, जिससे उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने अपना प्लान सोच लिया। रात को जैसे ही उसने लस्सी का गिलास तैयार किया और जैसे ही अपनी जेब से वह खास पुड़िया निकाली और वह पाउडर अपने लस्सी के गिलास में मिलाने लगा, इससे पहले वह लस्सी पीता, मैंने किचन के बाहर एक गुलदान गिरा दिया। वह जल्दी से गिलास टेबल पर रखकर बाहर आ गया कि देखिए शोर किस बात का हुआ है। मेरे लिए बस इतना ही शोर काफी था। मैं जल्दी से किचन में गई और उसका गिलास उस गिलास से बदल दिया जो मैंने कुछ ही देर पहले तैयार किया था। यह सब करने में मुझे कुछ ही सेकंड लगे थे। मैं इसको मालूम करना चाहती थी कि आखिर इस लस्सी में क्या है, वह इसमें क्या खास चीज मिलाता है। सुबह हुई तो मैंने उस लस्सी को एक डिब्बे में डाला और एक लेबोरेटरी पर चेकअप के लिए दे आई कि उसमें ऐसा क्या खास था। मैं वहां से वापस आ रही थी तो तभी मैंने अपनी सौतेली बेटी को गाड़ी चलाकर कहीं जाते हुए देखा। वह अकेले गाड़ी चला रही थी और मुझे इस बात को पता ही नहीं था कि उसे गाड़ी चलानी आती है। उसकी शादी को मुश्किल से 1 महीना गुजरा था। इतने दिनों में तो उसका पति उसे गाड़ी चलाना सिखा नहीं सकता था, और उसके बाप के पास तो मोटरसाइकिल थी, फिर उसने गाड़ी चलाना किससे सीखी। इन्हीं सवालों में सोचते हुए मैं घर पहुंची तो मेरे पति का फोन आ गया। उसने मुझे जानबूझकर इतने दिनों तक फोन नहीं किया था। वह तो बेटी से बात करना चाह रहा था। मैंने कहा, पता नहीं कहाँ है, मुझे बताकर कहीं नहीं जाती। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी की हो चुकी है। कल को अगर कुछ हो गई तो मुझसे मत कहना। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे बताए बगैर यकीन हवा में उड़ रही है। कई दिनों हो गए थे बस अपने आप में मगन रहती और बाहर के चक्कर लगाती रहती। मैंने उसके पति से जाकर पूछा कि कहाँ है तुम्हारी बीबी, तो वह कहने लगा ड्राइवर के साथ शॉपिंग कर गई है। अब मैं इस उम्र में उसके साथ घंटों शॉपिंग नहीं कर सकता, हिम्मत जवाब दे जाती है। तो मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया है। अब मैं उसे क्या बताती कि ड्राइवर बाहर बैठा है, कि तुम्हारी कम उम्र जवान बीबी बाहर घूम रही है। मुझे इस लड़की पर शक होने लगा था कि कुछ तो चल रहा है इस घर में, जिसकी खबर मुझे नहीं थी, जो वह मुझे छुपा रहे थे। अब मैं जब भी उसे देखती तो यही लगता था कि वह कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। पति के घर में होने के बावजूद वह फोन पर किसी से लगी रहती थी। मैं कुछ पूछती तो वह कहती कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। लाइव वाले ने 2 दिन बाद रिपोर्ट देने को कहा था। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता है कि वह खास लस्सी क्यों पीता है, मैं तब तक उसे पीने नहीं देना चाहती थी। इसलिए आज बहाने से उसे बाहर भेजकर लस्सी का गिलास बदल दिया था। अगले दिन भी मैंने यही किया। तभी लैब वाले का फोन आया कि रिपोर्ट बन गई है, आकर ले लें। मैंने उससे कहा कि रिपोर्ट में बताएं आगे क्या लिखा है। जो कुछ उसने मुझे बताया, मुझे लगा कि आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा हो। जो कुछ भी सुन रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने घर जाकर उस रिपोर्ट को उस बूढ़े के पास फेंकी और कहा, क्या देखो उस लस्सी का रिजल्ट जो तुम रोज बड़े शौक से गटागट पीते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम जहर पी रहे हो, वह भी अपनी मर्जी से। इस पुड़िया में जहर होता है जो तुम पर जानबूझकर लस्सी में मिलाकर पीते हो। लेब वाले ने बताया कि इस लस्सी में ताकत शामिल है, लेकिन इसमें कुछ जहर भी शामिल है। और यह सुनकर मैं हैरान हुई थी कि वह जानबूझकर जहर क्यों पी रहा है। मुझे ख्याल आया कि कहीं उसकी बीबी उसे जहर तो नहीं दे रही है,
क्योंकि उसकी चाल ढाल कुछ अलग ही लग रही थी। यही सवाल मैंने उससे किया कि तुम्हें यह पुड़िया तुम्हारी बीवी देती है कि तुम इसे लस्सी में मिलाकर पियो? क्या वह तुम्हारी जान लेने पर तुली है ताकि तुम्हारे मरने के बाद वह सारी दौलत उसे मिल सके? मेरे जहन में तो यही आ रहा था कि उसकी सौतेली बेटी उसे मारने का प्लान कर रही है ताकि दौलत और घर उसके नाम हो जाए, क्योंकि बुढ़े की कोई औलाद ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि नहीं, मेरी मासूम सी भोली भाली बीबी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यह सुनकर मेरी जान निकल गई और रोंगटे तो खड़े ही हो गए कि खुद वह अपनी मर्जी से जहर ले रहा है। कोई पागल ही ऐसा कर सकता था। होश में इंसान व्यक्ति से ऐसी बातें नहीं की जा सकती थी। मैंने उससे पूछा कि क्यों कर रहे हो यह सब, अपनी जान लेना चाहते हो? वो कहने लगा कि तुम इतनी समझदार हो कि बिना कहे ही सब कुछ मालूम कर लेती हो, तो ये भी मालूम कर लो कि असर क्या हो रहा है। जाओ जाकर मालूम कर लो, क्योंकि अगर लेट हो गई तो सच में बहुत देर हो जाएगी। मैं भी हैरान परेशान होकर उनके कमरे से बाहर चली गई कि बुढ़ा तो सनकी हो गया है, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब भला मैं उसका राज क्यों खोलती? मुझे शक हो रहा था कि अब वह नॉर्मल इंडिया नहीं है। इस टेंशन में तो मुझे डर भी लग रहा था कि इस बुढ़े का क्या मतलब, कहीं मेरे खाने में तो जहर न मिला दिया हो। अगले दिन मैं चेकअप कराने डॉक्टर के पास अस्पताल चली आई। वहाँ कॉरिडोर में अपनी सौतेली बेटी को देखा। इससे पहले मैं उसके पास जाती वह वहाँ से गायब हो चुकी थी। शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, भला उसे यहाँ क्यों आना था। डॉक्टर से चेकअप करवाकर मुझे तसल्ली मिली कि शुक्र था कोई मसला नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक थी। वैसे भी अभी मेरी कितनी उम्र थी, 32 साल की थी। सच कहूँ तो अब मैं पछता रही थी कि अपने पति से बदला लेने के चक्कर में उसके बेटी के साथ साथ अब मैं खुद फंस चुकी थी। वापसी पर आते हुए एक बार फिर मैंने उसकी झलक देखी। मैंने जल्दी से ऑटो को रोका और कहा, इस गाड़ी के पीछे ऑटो लगाओ। मैं देखना चाहती थी कि वह कहाँ जा रही है, और यह देखकर मेरे हैरत की इंतहा न रही कि वह उसी हॉस्पिटल जा रही थी जहाँ से मैं अभी थोड़ी देर पहले वापस आई थी। इसका मतलब कि मेरा शक ठीक था। थोड़ी देर पहले जो मुझे लगा था मैंने उसे देखा था, वो ठीक था। मैं देखना चाहती थी कि वह अस्पताल क्यों जा रही है, कहीं मेरी तरह उसे भी सारे मामले का पता तो नहीं चल गया। लेकिन गाड़ी से सिर्फ वही नहीं उतरी, उसके साथ कोई और भी था जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह तो उसके पति का भांजा था। अब सारा खेल मुझे समझ आ गया था। यकीनन यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और यह बात उस बुड्ढे को पता चल गई होगी। मैं उन दोनों के पीछे अस्पताल चली गई। मैंने जरा करीब होकर देखा कि दोनों बातें सुनने की कोशिश की। उससे वो कह रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब वहाँ से बाहर निकले तो मुझे देखकर चौंक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया और कहने लगी, मम्मी आप यहाँ? मैंने पूछा, क्या हुआ है, तुम्हें अस्पताल क्यों आई हो? वो रोते हुए कहने लगी, अम्मी मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं मेरे अंदर धीरे धीरे जहर फैल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। मैंने कहा, तुम्हारे पति की वजह से, क्योंकि वह जान गया था कि तुम उससे बेवफाई कर रही हो, उसके भांजे से प्यार कर रही हो, तभी तो वह सजा देने के लिए वह खुद जहर लेता था। उसी जहर को तुम्हारे रंगों में भर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसके पति को यह सब कैसे पता चला। वह रोते हुए कहने लगी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो पैदा होते ही जिस औरत को माँ के रूप में देखा वह आप थी। मैंने हमेशा आपको अपने माँ के रूप में देखा। आपने मेरे साथ गलत किया या सही किया, मैंने हमेशा आपका साथ दिया। आपको पापा ने औलाद नहीं दी तो उसका बदला मुझसे लेने के लिए सोचा। आपने अपना बदला लेने के लिए उस 50 साल के बुढ़े के साथ मेरी शादी करवा दी, जो रोज मर्दाना ताकत की दवाई खाकर खुद को जवान रखने की कोशिश करता है। मैंने आपकी खातिर इस शादी को हाँ कर दिया, लेकिन मैं एक 16 साल की जवान लड़की हूँ और फिर वह 50 साल का बूढ़ा आदमी। मेरे भी कुछ अरमान थे। उसके भांजे से मेरी यूं ही 1-2 बार मुलाकात हो गई और मेरा दिल बेईमान होने लगा। मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी और यह भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों अक्सर घूमने फिरने निकल जाते थे, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरा पति यह सब जान जाएगा। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो कहने लगा, तुम्हारे अंदर जहर है। मैं तो अपनी हर कम उम्र बीबी को यूं ही बांध कर रखता हूँ। वह बेचारी जहर से बच नहीं पाती और अब मुझको इसकी आदत हो गई है। तुम जाओ, जाकर अस्पताल में पता कर लो कि तुम्हें क्या हुआ है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ चली आई और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि
मेरे अंदर उस शख्स ने जहर भर दिया है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन आप दौलत की लालच में अंधी हो गई और यहाँ तक कि अपना बदला भी भूल गई। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वाकई वह सच कह रही थी। इसमें सारा कसूर मेरा था। बगैर अपने पति से बातचीत करने के मैंने उसकी बेटी से इंतकाम लेने को सोचा और मुझे क्या मालूम था कि वह इतना उम्र का दिखने वाला हकीकत में एक खतरनाक निकलेगा, कि अपनी बीवियों को खुद से बांधने के लिए इतना खतरनाक उपाय करेगा। यह सब मेरी वजह से हुआ था और अब मुझे ही इसको खत्म करना था। मैंने उससे वादा किया कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और अब मैं ही सब ठीक करूंगी। मैंने पहले उसका अच्छे से इलाज करवाया। इसका शुक्र था कि मुझे पहले पता चल गया था और कुछ महीनों में ही उसका अच्छा इलाज हो गया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। और इलाज के दौरान वह अपने पति से दूर रही थी। उसके पति से कुदरत ने खूब इंतकाम लिया। उसको एक रात फालिस हो गया और अटैक इतना शदीद था कि वह बिस्तर से लग गया और 2 माह बाद ही इस दुनिया से चला गया। कानूनी तौर पर अब उसके सारे दौलत की मालकिन उसकी विधवा पत्नी थी। मैंने कुछ महीने बाद उसको पसंद की शादी करवा दी। मैं उससे शर्मिंदा थी और मैंने उससे माफ़ी मांगी। जज्बात में आकर उसके साथ बहुत बुरा किया था, मगर उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने डॉक्टर से संपर्क किया तो उसने बताया कि मैं बांझ नहीं हूँ। बस मेरे पति ने मुझे औलाद से मरहूम रखा। मैं अभी 32 साल की थी। मैं अभी अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकती थी। इसीलिए मैंने अपने पति से तलाक ले ली और कुछ अरसे बाद एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान से शादी कर ली, जिससे मेरी एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पहले पति की बेटी भी बहुत खुश है। शुक्र है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया था, वरना मैं तो तबाह हो जाती। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।